हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीएस अतुल्यन क्लासेस। आज हम लोग देखो कंपनी लॉ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? देखो, प्रोस्पेक्टस कोई भी एक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, नोटिस भी हो सकता है, एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है, जिसके थ्रू आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो। किस चीज़ के लिए? शेयर और डिबेंचर्स खरीदने के लिए। दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस कोई नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट कुछ भी हो सकता है जिसके थ्रू आपने पब्लिक इनविटेशन दिया है टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स। देखो, सेक्शन 2 क्लोज 70 डिफाइन करता है प्रोस्पेक्टस को। क्या कहता है सेक्शन 2 क्लोज 70? सेक्शन 2 क्लोज 70 of Companies Act 2013, it defines a prospectus as any document described or issued as a prospectus। डेस्क्राइब्ड मतलब जिसको आपने डेस्क्राइब किया, मतलब जिसको आपने प्रोस्पेक्टस बताया, राइट? जिसको आपने एडवर्टीजमेंट में प्रोस्पेक्टस बताया वो प्रोस्पेक्टस ही कहलाएगा। और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो देखो, ये दोनों चीजें याद रखना, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये इंक्लूड किया हुआ है सेक्शन 2 क्लोज 70 में। क्यों याद रखना इन दोनों को? इसलिए कि ये दोनों देखो पहले भी प्रोस्पेक्टस थे, आज भी प्रोस्पेक्टस हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं थे प्रोस्पेक्टस की, और आज की डेट में प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया इसको। तो इट मीन्स प्रोस्पेक्टस ये दोनों भी हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी, शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी। ये दोनों होते क्या हैं ये हम लोग बाद में डिस्कस भी करेंगे। ये दोनों पहले भी प्रोस्पेक्टस थे, आज भी प्रोस्पेक्टस हैं। डिफरेंस क्या हुआ? पहले डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं थे, अब डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया, राइट? और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो क्या कहना चाह रहा है? कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट जो ऑफर इनवाइट कर रहा है पब्लिक से, किस चीज के लिए? शेयर और डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस, राइट? तो देखो, क्या इंग्रेडिएंट जरूरी है प्रोस्पेक्टस होने के लिए? नंबर वन, एक तो इनविटेशन होना चाहिए, किसको? टू द पब्लिक को। इनविटेशन टू पब्लिक होना चाहिए। नंबर टू, इनविटेशन जो आपने दिया है बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी दिया हो। तो इनविटेशन जो भी दिया है बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी दिया हो। थर्ड वन, इनविटेशन किस लिए होना चाहिए? टू सब्सक्राइब और परचेज, सब्सक्राइब और परचेज करने के लिए। नंबर फोर, इनविटेशन किस चीज से रिलेटेड होना चाहिए? शेयर और डिबेंचर से। तो ये चार कंडीशंस हैं जी, किस चीज के लिए? प्रोस्पेक्टस होने के लिए। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हुए? नंबर वन, इनविटेशन टू पब्लिक होना चाहिए। नंबर टू, इनविटेशन बाय कंपनी और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी होना चाहिए। नंबर थ्री, इनविटेशन किस लिए होना चाहिए? टू सब्सक्राइब और परचेज। किस चीज के सब्सक्रिप्शन और परचेज के लिए? शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए, राइट? दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। एक केस है, देखो इसमें केस का नाम है नैश वर्सेस लिंडे। इस केस में कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? देखो, तो देखो इस केस में कोर्ट ने क्या कहा भाई? अ सिंगल प्राइवेट कम्युनिकेशन डज नॉट अमाउंट टू इशू टू द पब्लिक। अगर आप सिंगल प्राइवेट कम्युनिकेशन भेज रहे हो ना, तो वो इशू टू पब्लिक नहीं कहलाएगा, राइट? ये कहा है कोर्ट ने। कोर्ट के ओरिजिनल फैक्ट्स क्या थे वो भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो देखो भाई, केस के फैक्ट्स क्या थे? इस केस में क्या हुआ? इन द इंस्टेंट केस, several copies of a document marked strictly confidential and containing particulars of a proposed issue of shares were sent by the managing director of a company to a co-director, who in turn sent a copy to a solicitor, and who gave it to a client, and client passed it to relative.
तो मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट थे जिसके ऊपर क्या लिखा था, स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, और उसमें क्या चीज थी, उसमें डिटेल्स थी प्रपोज्ड इशू ऑफ शेयर्स की। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स मैनेजिंग डायरेक्टर ने तो किसको दिए, को डायरेक्टर को, को डायरेक्टर ने किसको दिए, सोलिसिटर को, सोलिसिटर ने किसको दिए, अपने क्लाइंट को, और क्लाइंट ने किसको दे दिए, अपने रिलेटिव को। तो क्या ये पब्लिक इशू है, क्वेश्चन ये राइज हुआ कि किस डॉक्यूमेंट में था क्या, प्रपोज्ड इशू ऑफ शेयर्स। तो क्या ये पब्लिक को शेयर इशू किए हैं हमने। कोर्ट ने क्या कहा, thus a document was passed on privately through a small circle of friends of the directors। तो कोर्ट ने क्या कहा, ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्राइवेटली पास ऑन हुआ है थ्रू अ स्मॉल सर्किल ऑफ फ्रेंड्स थ्रू डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ने क्या कहा, ये पब्लिक इशू नहीं है, नो इशू टू द पब्लिक, ये तो प्राइवेटली पास ऑन हुआ है। ठीक है, एक और केस है देखो, प्रेमनाथ सान्याल वर्सेस काली कुमार दत्त। इस केस में क्या हुआ, इस केस में देखो कंपनी ने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया। क्या एडवर्टीजमेंट दे दिया, सम शेयर्स आर स्टिल अवेलेबल फॉर सेल अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन एप्लीकेशन। तो देखो न्यूज़पेपर में ना स्पेस के हिसाब से पैसे लगते हैं, तो कंपनी ने सिर्फ 2 लाइनों में एक सीधे-सीधे बात लिख के छोड़ दी। क्या लिख के छोड़ दिया उन 2 लाइनों में, कि कुछ शेयर्स अभी भी अवेलेबल फॉर सेल हैं, जिस किसी को खरीदने हो तो आप प्रोस्पेक्टस के लिए अप्लाई करें, हम प्रोस्पेक्टस में फुल टर्म्स एंड कंडीशंस दे देंगे, आप शेयर खरीद लेना। तो क्या इस न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो शेयर और डिबेंचर्स खरीदने के लिए। ऑब्वियसली सीधे सीधे लिखा हुआ है कि सम शेयर्स आर स्टिल अवेलेबल फॉर सेल, और इस न्यूज़पेपर को पढ़ के कौन अप्लाई कर सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो इट मीन्स ये तो पब्लिक इशू है, राइट। कोर्ट ने भी यही कहा देखो, दिस वाज हेल्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस एज इट इनवाइटेड द पब्लिक टू परचेज शेयर्स। तो कोर्ट ने कहा ये तो प्रोस्पेक्टस है भाई, क्यों, क्योंकि पब्लिक को इनवाइट कर रहा है शेयर्स खरीदने के लिए। ठीक है, और जब भी आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो तो उसकी पहली कॉपी किसके देते हो, आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। ठीक है ना, वो यही कहना चाह रहा है कि जब भी कोई शुभ काम करो पहला निमंत्रण किसको जाता है, गणेश जी को। तो यहाँ गणेश जी कौन है, आरओसी। तो क्या कहना चाह रहा है, जब भी पब्लिक इशू निकालोगे तो उसकी पहली कॉपी किसको दो, प्रोस्पेक्टस की, आरओसी को। बट यहाँ आपने आरओसी को कॉपी दी नहीं थी। ठीक, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी कि भाई आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया और आरओसी को कॉपी फाइल नहीं की। तो देखो ये लिखा है यहाँ, द डायरेक्टर्स वर पेनलाइज्ड फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइलिंग अ कॉपी देयरऑफ विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो आरओसी को आपने इसकी कॉपी फाइल नहीं की, पेनल्टी लगा दी डायरेक्टर्स पे। ठीक है, अब एक और केस है देखो, केस का नाम है साउथ ऑफ इंग्लैंड नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। इस केस में इन्होंने पब्लिक को डिफाइन किया कि पब्लिक का मतलब क्या है, कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि पब्लिक को ऑफर किया तब पब्लिक इशू कहलाएगा, तब प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी है, और पब्लिक को ऑफर नहीं किया तो पब्लिक इशू नहीं कहलाएगा, प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो पब्लिक का मतलब क्या है, तो वो ये कहना चाह रहा है देखो इस केस में, पब्लिक इज ए जनरल वर्ड एंड इंक्लूड्स एनी सेक्शन ऑफ द पब्लिक। तो एनी सेक्शन ऑफ द पब्लिक भी पब्लिक में काउंट होगा। तो सेक्शन ऑफ पब्लिक का मतलब क्या कहना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल टू ऑल एडवोकेट्स, कि आप जो शेयर से डिबेंचर इशू कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं, किसको ऑफर कर रहे हैं, टू ऑल एडवोकेट्स, या फिर टू ऑल डायरेक्टर्स, या फिर और टू ऑल फॉरनर्स लिविंग इन इंडिया, और टू ऑल इंडियन सिटीजन्स, और टू ऑल शेयर होल्डर्स इन अ पर्टिकुलर कंपनी। कहते हैं ये भी एक तरह से पब्लिक इशू कहलाएगा, देखो लिखा भी है, इट विल स्टिल बी इशू टू द पब्लिक। तो ये भी एक तरह से पब्लिक इशू कहलाएगा। तो पब्लिक इंक्लूड सेक्शन ऑफ द पब्लिक। ठीक है जी, यहाँ तक बात ठीक है जी। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि कब पब्लिक इशू माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा। देखो कंक्लूजन यहाँ दिया हुआ है, कंक्लूजन क्या कहते हो, देखो अ डॉक्यूमेंट इज डीम्ड टू बी इशूड टू द पब्लिक if the invitation to subscribe for share capital is such as to open to anyone who brings his money and applies on the prescribed form।
वेदर द प्रोस्पेक्टस वाज एड्रेस टू हिम और नॉट। तो खास बात क्या हुई, वेदर द प्रोस्पेक्टस वाज एड्रेस टू हिम और नॉट। So it means the test is not who receives the document but who can apply for shares। तो इसका मतलब प्रोस्पेक्टस का मतलब पब्लिक इशू का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि भाई ये मैटर नहीं करता कि आपने प्रोस्पेक्टस किन किन लोगों को ऑफर किया, मैटर ये करता है कि उसको ऑफर को एक्सेप्ट कौन कर सकता है। अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट कोई भी कर सकता है तो वो तो पब्लिक इशू है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है बात। तो मीन्स मैटर ये नहीं कर रहा है कि आपने ये प्रोस्पेक्टस इशू किसको किया, मैटर ये कर रहा है कि इस प्रोस्पेक्टस के थ्रू अप्लाई कौन कर सकता है। तो अगर अप्लाई कोई भी कर सकता है तो ये पब्लिक ऑफर है, अदरवाइज नहीं है, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 23 क्या कह रहा है सेक्शन 23 में। वो ये कहना चाह रहा है सेक्शन 23, देखो कि जो पब्लिक कंपनी है ना, इनके पास 3 ऑप्शंस हैं। वो कहाँ-कहाँ से फंड अरेंज कर सकते हैं। नंबर 1, या तो पब्लिक इश्यू निकाल सकते हैं, पब्लिक ऑफर निकाल सकते हैं। पब्लिक ऑफर में इनिशियल पब्लिक ऑफर भी निकाल सकते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर भी निकाल सकते हैं। नंबर 2, और क्या ऑप्शन है जी इनके पास। नंबर 2, ये प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 42। तो सेक्शन 42 हम लोग अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ये बात। क्या कि प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब जहां आप पब्लिक ऑफर ना करके प्राइवेटली शेयर्स अलॉट कर रहे हो। तो मैक्सिमम 200 लोगों को हम सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग शेयर अलॉट कर सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। ठीक है, तो मीन्स पब्लिक इशू न निकाल के प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है पब्लिक कंपनी। एंड नंबर 3, राइट इशू और बोनस इशू भी निकाल सकती है। ठीक है, तो राइट इशू किन के लिए होता है, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और मेंबर्स हैं कंपनी के, उनके लिए होता है राइट इशू। और बोनस इशू भी उन्हीं के लिए होता है, बट राइट इशू डिस्काउंटेड रेट पे होता है, बोनस इशू फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मीन्स पब्लिक कंपनी के पास 3 रास्ते हैं, या तो वो पब्लिक इशू निकाल दें, इनिशियल पब्लिक ऑफर या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर। नंबर 2 प्राइवेट प्लेसमेंट कर लें। नंबर 3 राइट इशू एंड बोनस इशू निकाल लें। तीनों में से कोई भी एक रास्ता अडॉप्ट कर सकते हैं। बट जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 बता रहा है, देखो आपको, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं ये लोग सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग, या फिर राइट इशू और बोनस इशू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब इनके पास पब्लिक ऑफर का ऑप्शन नहीं है, पब्लिक ऑफर का ऑप्शन नहीं है। तो वो तो हमें पहले से ही पता है। किसने मना किया था कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं निकाल सकती। सेक्शन 2 क्लोज 68 में जो डेफिनेशन दी हुई है ना प्राइवेट कंपनी की, उसी में मना किया हुआ है, उसी में प्रोहिबिटेड है कि आप पब्लिक इशू तो निकाल ही नहीं सकते जी। ठीक है यहाँ तक। चलो अब इम्पोर्टेंट प्रोविजंस पे चलते हैं, इम्पोर्टेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टस पे। ठीक है, चलो तो क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जी रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन है डेटिंग एंड कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहली चीज वो ये कहना चाह रहा है, देखो प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड, प्रोस्पेक्टस पे डेट स्पेसिफाइड होनी चाहिए, राइट। और जो डेट स्पेसिफाइड है ना प्रोस्पेक्टस पे, वही डेट हम डेट ऑफ पब्लिकेशन मान लेंगे, डेट ऑफ पब्लिकेशन मान लेंगे, राइट। तो हम ये मान लेंगे इस डेट को पब्लिक को इशू हो गया एक तरह से। ठीक है, तो मान लो आज आप न्यूज़पेपर में एप्लीकेशन दे के आ रहे हो एडवर्टीजमेंट छापने के लिए, प्रोस्पेक्टस छापने के लिए, तो डेट तो मेंशन करोगे ना। अब अगर वो न्यूज़पेपर में कब पब्लिश होने वाला है, 2 दिन बाद पब्लिश होने वाला है, तो आप डेट ही उस पे 2 दिन बाद की डाल के चलो। बट अगर आपने उस पे डेट आज की डाल दी, न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा वो 2 दिन बाद, तो हम तो ये मान लेंगे आज की डेट में वो पब्लिश हो चुका है, ये कहना चाह रहा है। तो प्रोस्पेक्टस पे डेट 2 दिन बाद की डाल के चलो, अगर न्यूज़पेपर में वो 2 दिन बाद पब्लिश होगा, तो वो ये कहना चाह रहा है। तो मीन्स प्रोस्पेक्टस पे डेट होनी चाहिए। नंबर 2, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स भी हैं जो सेक्शन 26 बता रहा है। तो सेक्शन 26 में जो स्पेसिफाइड कंटेंट्स हैं वो सब भी प्रोस्पेक्टस में होने चाहिए। ठीक है, तो लिखा भी है देखो, शैल हैव
such contents, reports, declarations as prescribed by this section itself. कहते हैं प्रोस्पेक्टस में वो सब कंटेंट्स, रिपोर्ट्स, डिक्लेरेशन सब होना चाहिए जो कि सेक्शन में प्रेस्क्राइब्ड हैं। नंबर 2 क्या कहना चाहता है? नंबर 2 में वो ये कहना चाह रहा है, देखो एक्सपर्ट टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं प्रोस्पेक्टस में ना किसी एक्सपर्ट का स्टेटमेंट डाल देते हैं। देखो हम लोग कोशिश करते हैं प्रोस्पेक्टस में कि भाई एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो रिसीव हो ही जाए, अदरवाइज तो इशू फेल हो जाएगा। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? 90%। तो मीन्स किसी स्टेटमेंट ने अगर कोई किसी एक्सपर्ट ने अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कंपनी के फेवर में जा रहा है, तो वो स्टेटमेंट भी आप प्रोस्पेक्टस में लिख सकते हैं। बट वो प्रोस्पेक्टस जो है ना, वो जो स्टेटमेंट है या जो एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट वाला होना चाहिए, डिपेंडेंट वाला नहीं होना चाहिए। मीन्स जिस एक्सपर्ट का आपने स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में लिखा है, उस एक्सपर्ट का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। इट मीन्स वो जो एक्सपर्ट है, वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए हमारी कंपनी से, ठीक है? तो किस तरह से इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, किस चीज़ में इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए वो एक्सपर्ट। थर्ड पॉइंट में आ जाओ, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि उसकी एक कॉपी आरओसी को भेजनी है, सिंपल। तो पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले उसकी एक कॉपी आरओसी को भेजना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, राइट? तो देखो लिखा भी है, प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑन और बिफोर इट्स पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन से पहले रजिस्ट्रार को देना जरूरी है एक कॉपी, ये कहना चाह रहा है, ठीक है? नेक्स्ट पे आ जाओ। और ये जो प्रोस्पेक्टस, आप एक प्रोस्पेक्टस की कॉपी रजिस्ट्रार को भेज रहे हो ना, तो उस कॉपी के साथ ये सब अटैचमेंट्स भी लगाने हैं, कंपलसरी अटैचमेंट्स हैं ये सब। तो जब आरओसी को कॉपी भेजोगे उसके साथ ये सब भी अटैच करना। क्या सब अटैच करना है भाई? नंबर 1 कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट की कंसेंट, राइट? नंबर 2 कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द पर्सन नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस। तो जिन जिन लोगों का नाम प्रोस्पेक्टस में यूज किया हुआ है उन सब का कंसेंट इन रिटन लोगे आप, और वो भी अटैच करोगे इसके साथ। तो राइटिंग में कंसेंट होनी चाहिए उन सब की। थर्ड वन अंडर राइटिंग एग्रीमेंट की कॉपी भी लगाओ। अब ये अंडर राइटिंग एग्रीमेंट क्या है? देखो कंपनी जब भी पब्लिक इशू निकालती है तो पब्लिक इशू निकालने में खर्चा बहुत होता है, और उसके बाद भी कानून क्या कहता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए हमें? 90%। किसका 90%? इशू साइज का। तो लाइक जैसे अगर आपने 1 करोड़ रुपए का इशू निकाला है, तो 1 करोड़ का 90% मतलब 90 लैक्स। तो इट मीन्स 90 लैक्स के शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आना जरूरी होता है, अदरवाइज तो आप ये शेयर अलॉट कर ही नहीं सकते, ये इशू फेल हो जाएगा, सबके पैसे वापस करो। ये तो वही वाली बात हो गई, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 में। पब्लिक इशू तो फेल हो गया, जितने पैसे आए थे सबके पैसे वापस करो, और ये जो पब्लिक इशू निकालने में खर्चा हो गया हमारा इतना, वो सब बेकार। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कंपनी क्या करती है? अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये अंडरराइटर होते कौन है? ये बड़े-बड़े बैंक्स हैं, या बोल सकते हैं इनको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अंडरटेक कर लेते हैं कि सर आपकी कंपनी के इतने परसेंट शेयर तो हम बिकवा देंगे, और अगर नहीं बिकवाए तो हम खरीद लेंगे। बदले में हम इन्हें क्या देते हैं? दैट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग कमीशन। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज अंडरराइटिंग? इट इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट अंडर सब्सक्रिप्शन। एक तरह से इंश्योरेंस हो गया हमारा। अब हमें डरने वाली बात नहीं है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो भैया इशू फेल हो जाएगा, ठीक है? तो आपने ये शेयर्स बिकवाने के लिए अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किया होगा पीएफआई से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी साथ में अटैच करो, ये कहना चाह रहा हूँ। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं देखो, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टस। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा? डेटिंग एंड कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। नंबर 2 एक्सपर्ट का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। नंबर 3 रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। वही पहले एक कॉपी किसको फाइल करो? आरओसी को, साथ में नेसेसरी अटैचमेंट्स भी लगाने हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आ गए अब हम लोग, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस पे आ गए हम लोग अब। कहता है प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड
within 90 days of delivery of copy of the same with ROC। तो क्या कहना चाह रहा है वो? कहते हैं जैसे ही आपने इसकी एक कॉपी आरओसी को डिलीवर की, उसके 90 डेज के अंदर अंदर पब्लिक को इशू कर देना है। और मान लो आज 90th डे है और अभी तक आपने ये प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू किया नहीं, तो वो ये कहना चाह रहा है भैया आरओसी को भी फिर दोबारा भेजो इसकी एक कॉपी। तो 90 डेज खत्म अगर हो गए, अभी तक आपने पब्लिक को इशू नहीं किया, पब्लिक को इशू करना चाह रहे हो आप, तो पहले फिर से दोबारा से एक कॉपी आरओसी को भेजो, उसके बाद फिर से आपके पास 90 डेज का टाइम है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट, व्हेन रजिस्ट्रार मस्ट रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसका क्या मतलब है कि किन किन केसेस में रजिस्ट्रार मना कर देगा प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए, कि आपको प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है जी। राइट, तो किन किन केसेस में मना करेगा ये हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो देखो किन किन केसेस में रजिस्ट्रार मना करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। कब? नंबर 1, व्हेन इट इज नॉट डेटेड, कि अब अगर आपने प्रोस्पेक्टस पे डेट ही नहीं डाली अभी तक, तो आरओसी मना कर देगा। नंबर 2, प्रोस्पेक्टस में प्रेस्क्राइब्ड कंटेंट्स, रिपोर्ट्स या डिक्लेरेशंस नहीं है। राइट, तो स्पेसिफाइड कंटेंट्स वो सब आपको प्रोस्पेक्टस में लिखने पड़ेंगे। थर्ड वन, इट कंटेन्स स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स ऑफ एक्सपर्ट्स, कि आपने प्रोस्पेक्टस में जो स्टेटमेंट या रिपोर्ट लिखी है वो ऐसे एक्सपर्ट्स की लिखी है जो इंटरेस्टेड है इन द फॉर्मेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट में। राइट, ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसे एक्सपर्ट का स्टेटमेंट या रिपोर्ट दिया आपने प्रोस्पेक्टस में जो कि इंटरेस्टेड है किस में, फॉर्मेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट में, तो भी रजिस्ट्रार मना कर देगा रजिस्ट्रेशन के लिए, आप पब्लिक इशू नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट वन, इट इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट purported to be made by an expert without a statement that he has given oblique has not withdrawn his consent। तो इस पॉइंट में देखो खास बात लिखी है, क्या कहना चाह रहा है कि भाई अगर आप किसी भी एक्सपर्ट का कोई भी स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में लिख रहे हो तो उसकी कंसेंट तो लोगे ही लोगे आप। ठीक है, तो अब साथ में वो ये कहना चाह रहा है कि इसमें एक स्टेटमेंट और लिखो प्रोस्पेक्टस में, क्या लिखो कि भाई एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट दे दी है प्लस विड्रॉ भी नहीं की है। वरना तो आप बाद में क्या एक्सक्यूज लगा देते हो कि सर एक्सपर्ट ने कंसेंट दी तो थी, बाद में विड्रॉ कर ली थी। बट क्या कह रहा है अब प्रोस्पेक्टस में ये बात लिख के चलो एडवांस में, क्या कि एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट दे दी है एंड विड्रॉ भी नहीं की है, तब रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगा, अदरवाइज वो मना कर देगा रजिस्ट्रेशन। राइट, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। इट डजंट कंटेन कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की रिटन कंसेंट नहीं दी आपने प्रोस्पेक्टस में, तो भी रजिस्ट्रार मना कर देगा। नेक्स्ट वन, it is not accompanied by with the consent in writing of the auditor, legal advisor, attorney, etc. to the issuer broker if named in prospectus to act in that capacity। मतलब क्या कहना चाह रहा है, कहते हैं जो ऑडिटर है, लीगल एडवाइजर है, अटॉर्नी है, इनकी भी रिटन कंसेंट साथ में लगाना जरूरी है, अदरवाइज तो रजिस्ट्रार मना कर सकता है। राइट, 6 पॉइंट पे आ जाओ। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टस। 6 पॉइंट में क्या कह रहा है, वॉलंटरी स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। देखो ऊपर वाली जो चीजें थी वो सब तो आपको प्रोस्पेक्टस के साथ लगानी ही लगानी है। अब साथ में वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप प्रोस्पेक्टस में कुछ और लिखना चाहते हो, कोई और स्टेटमेंट देना चाहते हो वॉलेंटरली, तो एक्ट में तो स्पेसिफाइड नहीं है, बट आप चाहो तो वो स्टेटमेंट दे सकते हो। बट जो भी आप स्टेटमेंट दोगे वो सच होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, झूठ कुछ नहीं लिखना है प्रोस्पेक्टस में, ये कह रहा है। देखो, in addition to compulsory particulars, any other information may be volunteered in the prospectus, right? Thus, any statement which is given at the volition of the company without the requirement of the law is known as voluntary statement in the prospectus। ठीक है, intending buyer of the shares is entitled to all the true disclosures in the prospectus। तो अगर वॉलंटरी स्टेटमेंट आप दे भी रहे हो तो ये ड्यूटी आपकी है चेक करने की कि वो स्टेटमेंट झूठा तो नहीं है, कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दे सकते आप प्रोस्पेक्टस में। राइट, ये कहना चाह रहा है। और क्या लिखा जी देखो,
It is thus obligatory on the part of those responsible for the issue of prospectus not only to state accurately all the relevant facts but also to omit no fact. मतलब क्या कहना चाह रहा है कि प्रोस्पेक्टस में आप ना तो कोई फॉल्स स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, और दूसरी बात क्या कह रहा है, और दूसरी बात कह रहा है देखो, ओमिशन ऑफ ट्रू स्टेटमेंट भी नहीं होना चाहिए। ओमिशन ऑफ ट्रू स्टेटमेंट भी नहीं होना चाहिए, ना तो फॉल्स स्टेटमेंट ना होना चाहिए, ना तो फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए, ना ओमिशन ऑफ ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, 6 पॉइंट भी क्लियर है। 7th पे आते हैं अब हम लोग। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए हम लोग, पॉइंट नंबर 7, दैट इज पावर ऑफ सेबी। सेक्शन 24 क्या कह रहा है देखो, सेक्शन 24 अथराइज कर रहा है सेबी को टू रेगुलेट द मैटर्स रिलेटिंग टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, कि सिक्योरिटीज को इशू करना है या ट्रांसफर करना है, इन सब मैटर्स को रेगुलेट करने के लिए ऑथराइज कर रहा है, किसको, सेबी को, राइट। एंड नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज ने अगर डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया तो भी पावर किसके पास है, सेबी के, ठीक। और जो कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कराना चाहती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, उसके लिए भी पावर्स किसके पास है, सेबी के पास। तो सेबी के पास पावर्स हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपको सारी फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आप इशू निकालना चाहते हैं तो। नेक्स्ट वन क्या कहता है, वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड है या फिर ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड है, उसमें अगर वेरिएशन करना चाहते हो तो क्या होगा। तो ये देखो, ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए मतलब आपने प्रोस्पेक्टस में कोई ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड है और उस ऑब्जेक्ट के लिए आपने पब्लिक से फंड भी रेज कर लिया, बट वो फंड अभी तक फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ। अब वो ऑब्जेक्ट आप चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, वो भी पोस्टल बैलेट के थ्रू। एंड आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को, कि शेयर होल्डर अगर मना करता है तो उसको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दो, ठीक। उसके बाद आप ये ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाओ, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म। वो ये कहना चाह रहा है, जब भी आप पब्लिक ऑफर आज की डेट में निकालोगे या पब्लिक इशू निकालोगे, वो सिर्फ और सिर्फ डीमेट फॉर्म में होगा, फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा। तो जो कंपनीज एक्ट 1956 होता था, उसमें एक लिमिट लगाई हुई थी कि भाई अगर इस लिमिट से ज्यादा का आप पब्लिक ऑफर निकालोगे तो डीमेट फॉर्म में कंपलसरी है, अदरवाइज फिजिकल फॉर्म में भी चलेगा। बट जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया, इन्होंने क्या कहा कि अगर आप पब्लिक ऑफर निकाल रहे हो, पब्लिक को शेयर इशू करना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ डीमेट फॉर्म में चलेगा, फिजिकल फॉर्म में होगा ही नहीं। तो ये चीज लिखिए देखो, दिस सेक्शन मैंडेट्स दैट एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर एंड such other class or classes of companies as may be prescribed shall issue the securities only through dematerialized form, है ना। तो फिजिकल फॉर्म में आप पब्लिक इशू आज की डेट में निकाल ही नहीं सकते। 10th में आ जाओ जी, हम लोग पढ़ के रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। पॉइंट नंबर 10 में आ गए, पनिशमेंट फॉर इम्पर्सोनेशन। सेक्शन 38 क्या कहना चाह रहा है अब ये, पनिशमेंट फॉर इम्पर्सोनेशन में, ठीक है जी। तो सेक्शन 38 देखो क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर इम्पर्सोनेशन की बात करता है। इसका मतलब ये है कि देखो, पब्लिक इशू में किसी का नंबर आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, फिक्टिशियस नेम से या मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल नेम से एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, ठीक है। तो फिक्टिशियस नेम का मतलब जो बंदे एग्जिस्टेंस में नहीं है उन्हीं के नाम से अप्लाई कर दिया, या फिर एक ही बंदे की दो दो तीन तीन आईडी हैं। मान लो जैसे मैं हूँ, मैं एक अतुल जैन हूँ, एक अतुल कुमार जैन है, तो मान लो मेरे पास दोनों आईडी हैं, अतुल जैन की भी है और एक अतुल कुमार जैन की भी है। तो एक तरह से तो दो नाम काउंट होंगे, दो बंदे काउंट होंगे। तो मैंने दोनों के थ्रू क्या किया, दोनों की आईडी से अप्लाई कर दिया, बंदा एक ही है। तो इलीगल काम कर रहे हो ना आप, जब एक हो तो नाम भी एक ही होगा, या तो अतुल जैन होगा या अतुल कुमार जैन होगा। तो सेक्शन 38 क्या कह रहा है कि इस तरह से अगर आप फिक्टिशियस नेम से अप्लाई करते हैं या मल्टीपल नेम से अप्लाई करते हैं,
तो आपके अगेंस्ट सेक्शन 38 का केस होगा, राइट। तो सेक्शन 38 का केस होगा और सेक्शन 38 क्या कह रहा है, आपके अगेंस्ट सेक्शन 447 का भी केस फाइल होगा, फ्रॉड का केस फाइल होगा आपके अगेंस्ट सेक्शन 447 में। तो 447 में तो एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, जेल भी हो सकती है आपको। ठीक है यहाँ तक बात। ये कहना चाह रहा है ये सेक्शन, कौन से वाला सेक्शन था 38? तो वही सेक्शन 447 में जो फ्रॉड का केस आपके अगेंस्ट होगा, तो उसमें क्या कहना चाह रहा है, देखो ये पेनल्टी कितनी लग सकती है आपके अगेंस्ट। कहता है नॉट लेस देन 6 मंथ, कम से कम 6 महीने की जेल से लेके मैक्सिमम कितने साल तक की जेल हो सकती है, 10 साल तक की। ठीक है। और फाइन कितना लग सकता है, फाइन नॉट लेस देन द अमाउंट इन्वॉल्व इन द इशू। तो मतलब 100% से लेके और 300% तक फाइन हो सकता है। तो जेल कितनी हो सकती है, 6 महीने से लेके 10 साल तक की। फाइन कितना हो सकता है, 100% से लेके 300% तक का, जितना भी अमाउंट इन्वॉल्व इन इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस में होगा, राइट। और अगर ये फ्रॉड इन्वॉल्विंग पब्लिक ऑफेंस हो, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है प्रोविजो में, provided that where the fraud in question involves public interest, the term of imprisonment shall not be less than 3 years। तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जेल कितने तक की हो सकती है, आपको 6 महीने तक की। ये जो 6 महीने की जेल है ना, ये कम से कम 3 साल की हो जाएगी। तो जेल कितनी हो जाएगी फिर, 3 साल से 10 साल तक की। किस केस में, फ्रॉड इन्वॉल्विंग पब्लिक ऑफेंस के केस में। और देखो जो आप पब्लिक इशू निकाल रहे हो, तो ये तो एक तरह से पब्लिक ऑफेंस ही है। तो जेल कितनी हो सकती है, 3 साल से लेके 10 साल तक की। ये कहना चाह रहा है, राइट। और साथ में क्या कहना चाह रहा है, वेयर अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड, द कोर्ट हैज बीन एम्पावर्ड टू ऑर्डर डिसगोर्समेंट ऑफ एनी गेन मेड बाय इट एंड डिस्पोजल ऑफ सच सिक्योरिटीज इन पोजेशन ऑफ सच पर्सन। कहते जिस बंदे ने ये शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, इसके थ्रू जितना भी फंड्स आया था, वो फंड्स भी क्या करेंगे आप, डिसगोर्स मतलब रीइंबर्स करेंगे एक तरह से, राइट। जितना भी प्रॉफिट कमाया वो सब भी वापस दोगे, ठीक है। और ये सिक्योरिटीज़ भी बेचने के बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, सिक्योरिटीज़ को बिकवा देगी और जितना पैसा आएगा, वो पैसा कहाँ जमा कर देगी गवर्नमेंट, शैल बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। और ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड किसका अकाउंट है, एन अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का। और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पैसे को कहाँ खर्च करेगी फिर, इन्वेस्टर की एजुकेशन पे एंड प्रोटेक्शन पे ही खर्च कर देंगे। ठीक है यहाँ तक बात। तो ये था इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या शुरू करेंगे, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से प्रोस्पेक्टस हैं, ये सब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल सी एस अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सी एस अतुल जैन क्लासेस।